बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान सीरीज़ नावल ब्लैक फेस बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इमरान ने कार किंग क्लब की साइड पर रोकी और फिर नीचे उतरकर वो अभी इधर उधर देख ही रहा था कि एक तरफ से टाइगर तेज़ तेज़ कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ता चला आया। लेकिन टाइगर के चेहरे पर मौजूद तासरात देखकर इमरान चौंक पड़ा था। क्या हुआ, कोई ख़ास बात? इमरान ने कहा। बॉस, इस टोनी को इसके ऑफिस में घुसकर हलाक कर दिया गया है। मैं आपसे काफ़ी देर पहले यहाँ पहुँचा तो मैंने सोचा कि टोनी के बारे में मैं मालूमात हासिल कर लूँ, लेकिन जब मैं अंदर गया तो वहाँ उसकी लाश पड़ी थी। लोग क्लब से निकलकर भागे जा रहे थे। मेरा एक वाकिफ़ वहाँ मुलाजिम है, इससे मुझे मालूम हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले टोनी की हलाकत का इल्म हुआ है। ये सुनकर मैं यहाँ पर रह गया ताकि आपको बता सकूँ, टाइगर ने कहा। इसका मतलब है कि इन्हें मालूम हो गया है कि हम इससे पूछगछ करने यहाँ आ रहे हैं, इसलिए इसे पहले ही रास्ते से हटा दिया गया है। मेरी कॉल तुमने कहाँ सुनी थी? वो तो मैंने बाथरूम में सुनी थी, लेकिन मुख्तसर तौर पर मालूम हुआ है। इससे यही पता चलता है कि ऐसा नहीं हुआ है, कोई और झगड़ा है, टाइगर ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। तुम्हारा मतलब है कि गुंडों के आपस के झगड़े में हलाक हुआ है? इमरान ने कहा। जी नहीं, ये इनका आपस का झगड़ा भी नहीं था। मुझे बताया गया है कि एक अजनबी मकामी आदमी अंदर आया। इसने काउंटर पर खड़े गुंडे से टोनी से मिलने के लिए कहा, लेकिन इस गुंडे ने इससे बदतमीज़ी की तो इसने इसको उछालकर पटक दिया और हॉल में मौजूद मुसल्लह अफराद को फायर करके हलाक कर दिया। फिर असिस्टेंट मैनेजर जॉनी इसको टोनी के पास ले गया। फिर कुछ देर बाद पता चला कि टोनी अपने ऑफिस में हलाक हो चुका है और इसके 4 मुहाफ़िज़ बाहर राहदारी में लाशों की सूरत में पड़े हुए हैं और वो आदमी गायब है। क्या इसे यहाँ किसी ने नहीं पहचाना? वो भी कोई गुंडा ही होगा, इमरान ने कहा। इनका कहना है कि वो गुंडा नहीं था और ना इसका अंदाज़ गुंडों जैसा था, टाइगर ने कहा। इस जॉनी से मुलाकात हो सकती है ताकि इससे तफसीलात मालूम हो सकें कि इस टोनी को किसने हमारे रास्ते से हटाया है। जी हाँ, जॉनी मेरा वाकिफ़ है। वो पहले होटल लॉर्ड में मैनेजर था, टाइगर ने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। हॉल वाकई खाली था और चंद लोग इधर उधर मौजूद थे। सब आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे। ओह टाइगर साहब, आप? अचानक एक साइड पर खड़ा आदमी टाइगर की तरफ बढ़ा। ये जॉनी है, असिस्टेंट मैनेजर, टाइगर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। जॉनी, मुझे मालूम हुआ है कि टोनी को किसी ने हलाक कर दिया है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले इनकी लाश मिली है, जॉनी ने कहा। वो इमरान की तरफ सवालिया नज़रों से देख रहा था। ये पार्टी हैं, मैं इन्हें टोनी से मिलाने लाया था, टाइगर ने इसकी नज़रों को समझते हुए कहा और जॉनी ने इस बात में सर हिला दिया। आप मुझे बताएं, जॉनी ने कहा। नहीं, तुम वो काम नहीं कर सकते। टोनी को किसने हलाक किया है? टाइगर ने कहा। एक अजीब हैरत अंगेज़ वारदात हुई है। एक साहब आए, इन्होंने काउंटर पर मौजूद जैकी को अपना नाम खावर बताया और टोनी से मिलने के लिए कहा। बॉस टोनी किसी से ना मिलते थे, इसलिए इसने इसे टालना चाहा, जिस पर इसने इंतहाई हैरत अंगेज़ अंदाज में जैकी को पटक दिया और जैकी जैसा ताकतवर और मशहूर लड़ाका नाकारा भी हो गया। फिर इसने यहाँ इंतहाई हैरत अंगेज़ अंदाज में फायरिंग की और 2 मुसल्लह अफराद को हलाक कर दिया। बॉस टोनी के यहाँ शॉर्ट सर्किट टीवी चलता है, तो वहाँ मैंने और टोनी ने ये सारी वारदात देखी। तो बॉस टोनी ने इस आदमी को आने का कहा। मैं शॉर्ट रास्ते से यहाँ आया और फिर मैं इसे लेकर टोनी के पास चला गया। इसका मशीन पिस्टल भी बाहर ही रखवा लिया। फिर अचानक मुझे इत्तला मिली कि राहदारी में मौजूद 4 मुहाफ़िज़ मारे जा चुके हैं और ऑफिस में गया तो बॉस टोनी की लाश पड़ी हुई थी। इसके सीने में गोली मारी गई थी और इनके दोनों नथने इस अंदाज में फटे हुए थे जैसे नथनों में ज़बरदस्ती कोई चीज़ घुसेड़ी गई हो। बॉस टोनी का चेहरा मसख था। शॉर्ट सर्किट टीवी की स्क्रीन टूटी हुई थी और वो आदमी गायब था। गो मैंने इस आदमी को यहाँ हॉल में देखा था, लेकिन बॉस टोनी के बारे में भी मुझे मालूम था कि वो बेहतरीन लड़ाका थे
और एक तो क्या, कई अफराद भी मिलकर इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन इस आदमी ने न जाने क्या किया कि बॉस टोनी इसके ज़ेर असर हो गए। जॉनी ने कहा, तुमने इसे देखा था, इसका हुलिया क्या था? इस बार इमरान ने कहा तो जॉनी ने जो हुलिया बताया वो 100% खावर का था। टाइगर, इमरान ने कहा और वापस मुड़ गया। टाइगर भी सर हिलाकर वापस मुड़ गया। मैं पहले नाम सुनकर चौंका था, लेकिन अब इसने जो हुलिया बताया है तो वो 100% खावर का है। और जिस तरह ये जॉनी हैरत का इजहार कर रहा था, यही ज़ाहिर होता है कि ये काम इंतहाई तरबियत याफ्ता आदमी ही कर सकता है, इसलिए यकीनन खावर होगा। लेकिन खावर को ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? इमरान ने बाहर निकलते हुए कहा। हो सकता है बॉस, चीफ़ ने इसे ये टास्क दिया हो। टाइगर ने कहा। हाँ, बहरहाल ठीक है, अब ये मामला चीफ़ के पास है तो फिर हमें चीफ़ से ही बात करने होगी। तुम जाओ, इमरान ने कहा और एक तरफ खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। इसने कार स्टार्ट की और काफ़ी आगे ले जाकर इसने कार को एक साइड पर रोका और हाथ में मौजूद घड़ी का विंड बटन खींचकर इसने सुइयों को 2 मुख्तलिफ हिस्सों पर एडजस्ट किया और फिर विंड बटन को मज़ीद खींच लिया तो 2 का हिस्से पर 4 का हिस्सा जलने बुझने लगा। हेलो हेलो, इमरान कॉलिंग, ओवर। इमरान ने घड़ी को ले जाकर बार बार कॉल देनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद कॉल अटेंड हो गई और फिर अब हिस्सा मुसलसल जलने में बुझने लगा। यस, खावर अटेंडिंग यू, ओवर। खावर की हल्की सी आवाज़ घड़ी में सुनाई दी। खावर, तुम इस वक्त कहाँ मौजूद हो? ओवर। शाहीन कॉलोनी में। क्यों? ओवर। तुमने किन क्लब के टोनी को हलाक किया है? ओवर। ओह, आपको कैसे मालूम हो गया? क्या आप वहाँ गए थे? खावर की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। हाँ, लेकिन तुमने क्यों ऐसा किया है? क्या सीक्रेट सर्विस का मिशन है? ओवर। इमरान ने लहजे में हैरत पैदा करते हुए कहा, हालांकि वो खुद भी जानता था कि ये मिशन सीक्रेट सर्विस के पास नहीं है। जी नहीं, ये मेरा ज़ाती मामला था और इस सिलसिले में इस वक्त शाहीन कॉलोनी में मौजूद हूँ। यहाँ भी मैं काम करने के लिए ही आया हूँ। क्या आपकी कॉल आ गई? कैसा काम? ओवर। इस टोनी के सिलसिले में मैं एक दूसरे आदमी को कवर करना था। वो वहाँ शाहीन कॉलोनी में यहाँ रहता है। ओवर। खावर ने कहा। तुम इस वक्त शाहीन कॉलोनी में कहाँ मौजूद हो? इमरान साहब, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आपकी आमद को मना नहीं कर सकता, क्योंकि इस आदमी को टोनी के बारे में इत्तला मिल जाएगी और फिर वो गायब हो जाएगा, जबकि मैंने इसे बहरहाल रेड करके हासिल करना है। क्या तुम किसी कोठी पर रेड करने जा रहे हो? हाँ, लॉर्ड विलियम नाम का आदमी, कोठी नंबर 12, स्पेशल ब्लॉक। ओवर। ठीक है, तुम काम करो, मैं वैसे ही शाहीन कॉलोनी इस कोठी के सामने पहुंच रहा हूं। जब तुम इस आदमी को कवर कर लो तो मुझे वॉच ट्रांसमीटर पर कॉल कर लेना। हो सकता है कि जो काम तुम कर रहे हो मेरा भी इससे मुताल्लिका काम हो। ओवर। इमरान ने कहा। ठीक है, आप आ जाएं। ओवर एंड ऑल, खावर ने कहा और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने विंड बटन प्रेस कर दिया और घड़ी की सुइयाँ तेज़ी से घूमकर दुरुस्त हिस्सों पर पहुंच गईं। इमरान ने कार आगे बढ़ा दी। लॉर्ड विलियम कौन हो सकता है और खावर को इस टोनी से क्या काम पड़ गया है? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और आगे बढ़ गया। एक लंबा चक्कर काटकर वो शाहीन कॉलोनी में दाखिल हुआ और फिर नंबर 12 के सामने सड़क के दूसरी तरफ एक दरख्त के सामने इसने कार रोक दी। ये महल नुमा कोठी थी। इसका जहाज़ी फाटक बंद था और इमरान को काफ़ी आगे सड़क के किनारे खावर की कार भी खड़ी नज़र आ गई थी। इसी लम्हे इमरान की कलाई पर ज़रबे लगने लगी। इमरान ने चौंक कर विंड बटन खींच लिया। इसके साथ ही 4 का हिस्सा जलने बुझने लगा। हेलो हेलो, खावर कॉलिंग, ओवर। खावर की आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान अटेंडिंग, मैं कोठी के सामने मौजूद हूँ। मैंने यहाँ सब कवर कर लिया है। आप आना चाहें तो मैं फाटक खोल देता हूँ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और विंड बटन ऑफ करके वो कार से नीचे उतरा और इसे लॉक करके वो तेज़ तेज़ कदम उठाता सड़क के क्रॉस करके कोठी के फाटक की तरफ बढ़ गया। अभी वो कोठी के करीब पहुंचा ही था कि छोटा फाटक खुला और 4 स्टार्स वाले नज़र आए, जो कि खावर था। जो तुमने प्राइवेट सर्विस भी शुरू कर दी है? इमरान ने फाटक में दाखिल होते हुए कहा तो खावर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। इसने इमरान के अंदर आने पर फाटक बंद कर दिया। आप कर्नल बहजाद को तो जानते हैं। जब मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस में था तो वो हमारे चीफ़ थे, फिर वो रिटायर हो गए और मैं भी सीक्रेट सर्विस में आ गया, लेकिन इनसे न्याज़बंदी का सिलसिला जारी है। इनकी एक अजीज़ा की ज़रई अराज़ी यहाँ के एक सिंडिकेट ने, जिससे प्रिंस सिंडिकेट कहा जाता है, जबरन छीन ली। कर्नल बहजाद ने मुझे कहा तो मैंने इनके ख़िलाफ़ काम करने की हामी भर ली,
जिसके पास अब अराज़ी है। मैंने इससे पूछगछ की तो इसने बताया इस सिंडिकेट का चीफ़ तो कारमेन बाशिंदा प्रिंस जेम्स है, लेकिन वो किसी के सामने नहीं आता। अलबत्ता किंग क्लब का मैनेजर टोनी इसका ख़ास आदमी है। चुनांचे मैं टोनी से मिला, वो थर्ड रेट गुंडा था, इसलिए मुझे इस पर तशद्दुद करना पड़ा। तो इसने बताया कि प्रिंस जेम्स लॉर्ड विलियम के नाम से इस कोठी में रहता है। चुनांचे मैं यहाँ आ गया। मैंने अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर की और फिर उगबी दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक कमरे में एक कारमेन बाशिंदा बेहोश पड़ा हुआ है। ये वही लॉर्ड विलियम है, लेकिन किस सिलसिले में किंग क्लब गए और अब आपने इस कदर दिलचस्पी ली कि यहाँ भी आ गए, वरना तो आप तो इन मामलात में दिलचस्पी ही नहीं लेते। बरामदे की तरफ बढ़ते हुए खावर ने मुख्तसर बताते हुए कहा, तो ये लॉर्ड विलियम ही प्रिंस जेम्स है, फिर तो हम दोनों का मिशन ही हल हो गया। इस टोनी ने 4 पेशावर कातिल मुझे हलाक करने और फ्लैट को मिसाइलों से उड़ाने के लिए भिजवाए। खुशकिस्मती से मैं इनके हाथ ना लग सका और मैंने इन्हें कवर कर लिया। और इन्होंने बताया कि वो प्रिंस सिंडिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं और बाकी बातें वही थीं जो तुमने बताई हैं। मैंने टाइगर को कॉल किया और फिर मैं इसके साथ इस टोनी से पूछताछ करने किंग क्लब पहुँचा, तो वहाँ ये टोनी हलाक हो चुका था। असिस्टेंट मैनेजर ने तुम्हारा नाम लिया तो मैंने पूछा, तो मैं कंफर्म हो गया कि ये वारदात तुमने की है, लेकिन मुझे समझ ना आ रही थी कि तुम क्यों इस सिलसिले में मुंसलिक हो, इसलिए मैंने कॉल भेजकर तुम्हें वॉच ट्रांसमीटर पर कॉल किया था और इसीलिए यहाँ आया हूँ। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, लेकिन आप पर हमला किस सिलसिले में किया गया? यही बात तो इस टोनी से मैंने पूछनी थी जो अब इस विलियम से पूछनी पड़ेगी, इमरान ने कहा और खावर ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर वो दोनों आगे पीछे चलते हुए एक कमरे में दाखिल हुए जो सिटिंग रूम के अंदाज में सजा हुआ था। वहाँ एक कुर्सी पर एक कारमेन आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। वो वर्जिशी जिस्म का आदमी था और इसका चेहरा बता रहा था कि इसका ताल्लुक़ बहरहाल ज़ेरे ज़मीन दुनिया से है। मेरा ख्याल है इसे उठाकर राना हाउस ले चलें, वहाँ इत्मीनान से तफसील से इससे पूछगछ हो सकेगी। ठीक है, जैसे आप कहें, खावर ने जवाब दिया और इसके साथ ही इसने कुर्सी पर पड़े हुए लॉर्ड विलियम या प्रिंस जेम्स को उठा लिया और कंधे पर लाद लिया। फिर वो दोनों आगे पीछे चलते हुए बाहर पोर्च में आ गए। मैं कार अंदर ले आता हूँ, तुम यहीं ठहरो, इमरान ने कहा और खावर ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर कंधे पर लदे हुए इस गैर मुल्की को इसने एक बड़े गमले की ओट में लिटा दिया ताकि बड़ा फाटक खुलने पर वो इसे कंधों पर लदा हुआ नज़र ना आए। इमरान छोटे फाटक से बाहर निकल गया था, इसलिए खावर तेज़ तेज़ कदम उठाता बड़े फाटक के करीब पहुंचा। और फिर जैसे ही कार की आवाज़ फाटक के करीब आई, इसने फाटक खोल दिया और इमरान कार अंदर ले आया और इसे पोच के करीब ले गया। तो खावर ने फाटक बंद किया और वापस पोच की तरफ आ गया। इमरान कार से बाहर आ गया था। आप उगबी दरवाज़ा खोलें, मैं इसे उगबी सीट के नीचे लिटाता हूँ, खावर ने कहा और आगे बढ़कर इसने बड़े गमले की मौजूदगी में बेहोश प्रिंस जेम्स को उठाकर दोबारा कंधे पर लाद लिया और इमरान की कार की दोनों सीटों के दरमियान में डाल दिया। और फिर कार का दरवाज़ा बंद करके वो साइड दरवाजे खोलकर साइड सीट पर बैठ गया। तो इमरान ने कार बैक करके इसे मोड़ा और तेज़ी से फाटक की तरफ ले गया। इसने कार फाटक के करीब रोकी तो खावर नीचे उतरा और इसने बड़ा फाटक खोल दिया। इमरान कार बाहर ले गया तो खावर ने फाटक बंद किया और फिर छोटे फाटक से बाहर आ गया। इसने फाटक बाहर से बंद कर दिया। आप चले राना हाउस, मैं अपनी कार में आ रहा हूँ। मास्क मेकअप कर लेना, तुम्हें पहचान लिया गया है, इसलिए हो सकता है कि टोनी के आदमी तुम्हें तलाश करते फिर रहे हों, इमरान ने कहा और कार आगे बढ़ा ले गया। राजा अजीज़ अपने स्टोर में काउंटर के पीछे मौजूद था कि काउंटर पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बज उठी और राजा अजीज़ ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। डॉन जनरल स्टोर, राजा अजीज़ ने कारोबारी अंदाज में कहा। मैं कारमिन से रॉल्फ बोल रहा हूँ, मैंने राजा अजीज़ से बात करनी है, दूसरी तरफ से कहा गया। और राजा अजीज़ को याद आ गया कि इमरान ने रॉल्फ को फ़ोन किया था और इसे यहाँ का पता और फ़ोन नंबर दिया था। मैं राजा अजीज़ बोल रहा हूँ रॉल्फ साहब। राजा अजीज़ साहब, अली इमरान साहब से आपका क्या ताल्लुक़ है? रॉल्फ ने पूछा। वो मेरा दोस्त है और बस, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? आपके बारे में इमरान साहब ने मुझे फ़ोन किया था, मैंने रॉक हेड से बात की है, लेकिन रॉक हेड को यकीन ही नहीं आ रहा कि इमरान इसे कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसने अदायगी से इनकार कर दिया है। बल्कि मुझे इत्तला मिली है कि इसने इमरान साहब की हलाकत के लिए प्रिंस ग्रुप को हुक्म दिया है। बहरहाल इस बात की तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि इमरान की तो ये लोग गिर तक भी नहीं पहुँच सकते। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या इमरान साहब आपकी खातर इस रेड टाइगर से टकरा जाएंगे या नहीं। मैं क्या कह सकता हूँ रॉल्फ साहब, वैसे इन्होंने खुद सारी बात आपसे की है, मैं तो इस सारे मामले को दफन कर चुका हूँ।
वैसे मेरा ख्याल है कि इमरान साहब ने सिर्फ आपका सहारा लिया है, वरना इस खौफनाक सिंडिकेट से अकेला आदमी, और वो भी अजनबी, कैसे लड़ सकता है। अलबत्ता मुझे आपकी बात सुनकर बेहद तशवीश लाहक हो गई है कि इमरान साहब की जान को यहाँ ख़तरा लाहक हो गया है। राजा अजीज़ ने परेशान होते हुए कहा। ओह, इसका मतलब है कि आपको इमरान साहब के बारे में कुछ इल्म नहीं है। बहरहाल, आप अगर इमरान साहब तक पैगाम पहुँचा सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी कि रॉकहेड ने रकम देने से साफ इनकार कर दिया है, और अपनी तरफ से आपको मैं एक ऑफ़र करना चाहता हूँ, क्योंकि आप इमरान के दोस्त हैं, कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं $10 लाख आपको भिजवा दूँ। रॉल्फ ने कहा। ओह नहीं, शुक्रिया, मैं किसी से कोई रकम नहीं ले सकता, ये मेरी फितरत के ख़िलाफ़ है। बहरहाल, आपका पैगाम पहुँच जाएगा, राजा अजीज़ ने कहा। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, मैं आपको मजबूर तो नहीं कर सकता। अलबत्ता एक गुजारिश है कि आप इमरान साहब से कहें कि वो एक बार मुझे फिर फ़ोन कर लें। अगर आपके पास इनका फ़ोन नंबर हो तो मुझे बता दें, मैं ख़ुद इनसे बात कर लूँगा। रॉल्फ ने कहा। जी नहीं, मेरे पास इनका नंबर नहीं है। इन्होंने कहा था कि वो ख़ुद मुझे फ़ोन कर लेंगे। बहरहाल, जब भी इनका फ़ोन आया मैं आपका पैगाम दे दूँगा। शुक्रिया, रॉल्फ ने कहा, और इसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया और राजा अजीज़ ने रिसीवर रख दिया। इसी लम्हे एक साइड से मैरी वहाँ आ गई। वो दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे ही स्टोर पर काम करते थे। किसका फ़ोन था? कारमिन से राल्फ का फ़ोन था। इसने बताया है कि रेड टाइगर ने रकम देने से इनकार कर दिया है। राजा अजीज़ ने कहा। तो इसमें इतने मायूस होने की क्या बात है? ये बात तो हमें पहले ही मालूम है, और मुझे भी, कि वो कहाँ रकम देंगे। ये तो इमरान साहब का ख्याल था कि वो राल्फ इनसे रकम ले लेगा, और इमरान साहब को मालूम ही नहीं कि ये लोग कौन हैं, मैरी ने कहा। और राजा अजीज़ ने इस बात में सर हिला दिया। लेकिन इसी लम्हे फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी और राजा अजीज़ ने रिसीवर उठा लिया। डॉन जनरल स्टोर, राजा अजीज़ ने कहा। इमरान बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दूसरी तरफ से इमरान की मखसूस चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। वालेकुम अस्सलाम इमरान साहब, अभी चंद लम्हे पहले कारमिन से आपके दोस्त रॉल्फ का फ़ोन आया था, और मैं मैरी के साथ इसी सिलसिले में बात कर रहा था कि आपकी कॉल आ गई। राजा अजीज़ ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, क्या कहा है रॉल्फ ने? इमरान ने पूछा। इसने कहा है कि रॉकहेड ने ना सिर्फ रकम देने से इनकार कर दिया है, बल्कि यहाँ पाकेशिया में किसी ग्रुप को आपकी हलाकत का हुक्म दे दिया है, और इसने कहा है कि इमरान साहब से कहें कि वो पहले इससे बात कर लें। वैसे इमरान साहब, रॉल्फ की बात सुनकर मुझे बेहद परेशानी हुई है कि इन ख़तरनाक लोगों ने आप पर हमला करने का प्लान बना लिया है। राजा अजीज़ ने कहा। मौत ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है राजा अजीज़, इंसानों के हाथों में नहीं हुआ करती। यहाँ इन्होंने मुझ पर हमला किया, लेकिन नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला के हुक्म से उल्टा इनका ही खात्मा हो गया। यहाँ इनका रेड टाइगर का सिंडिकेट की एक शाख प्रिंस सिंडिकेट के नाम से कायम थी। यहाँ भी वो लोग ऐसी ही हरकतें कर रहे थे जैसे इन्होंने आपके साथ वहाँ कारमन में की थी। अभी थोड़ी देर पहले इसके चीफ प्रिंस जेम्स से मेरी तफसीली बातचीत हुई है। इसने मुझे बताया है कि मुझ पर हमले का हुक्म कारमन के रेड टाइगर के चीफ रॉकहेड ने इसे दिया था। इससे मैं समझ गया कि रॉल्फ नाकाम रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया था कि रॉल्फ का कोई जवाब आया है या नहीं। इमरान ने जवाब दिया तो राजा अजीज़ की आंखें हैरत से फैलती चली गई। क्या मतलब? क्या यहाँ तुमने इनका खात्मा कर दिया, पूरे सिंडिकेट का? ये कैसे मुमकिन है? राजा अजीज़ ने कहा। तुम इन मामलात को नहीं समझ सकते, इसलिए अपने छोटे और कमज़ोर जहन पर ज़ोर मत डालो, कहीं बेचारा पिचक ही ना जाए और मैरी के साथ तुम्हारा इलाज भी कराना पड़े। बहरहाल, वो मैं देख लूँगा कि इसकी रकम कैसे वसूल करनी है। मैंने इसलिए भी फ़ोन किया है कि हुकूमत कारमिन ने मैरी का इलाज सरकारी तौर पर कराने की हामी भर ली है, क्योंकि बहरहाल मैरी कारमिन है। पाकेशिया में कारमिन सफारत खाने का नुमाइंदा जल्द ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, और फिर वो सारी तफसीलात तुमसे तय कर लेगा। इन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैरी बीमार है? और फिर आज तक इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। हत्ता कि सिंडिकेट के खर्चे पे वहाँ हुकूमत ने मेरी बार बार याद दहानी के बावजूद कोई मदद भी नहीं की। फिर अचानक ये काया पलट कैसे हो गई? कारमिन के चीफ सेक्रेटरी वॉलमन से मेरी काफ़ी तवील अरसे से दुआ सलाम है। मैंने इन्हें फ़ोन किया था। वो अपनी फ़र्ज शनासी, इंसान दोस्ती और असूलों का बहुत ढोल पीटते रहते हैं। मैंने इन्हें बताया कि किस तरह इनके चीफ सेक्रेटरी होने के बावजूद वहाँ मेरे दोस्त राजा अजीज़ और इनकी बीवी जो कारमन नजाद है, इसके साथ गुंडों ने क्या सलूक किया, जिस पर वो बेहद हैरान हुए। इन्होंने फ़ौरन ही ऑफ़र की कि मैं तुम दोनों को कारमन भेजूँ, वो वहाँ इनके लिए सब कुछ करेंगे। जिस पर मैंने मैरी की बीमारी की बात की और इन्होंने कहा कि चूँकि मैरी कारमिन नजाद है और दोनों कारमिन के बाशिंदे भी हो, इसलिए कारमिन हुकूमत का फ़र्ज़ है कि मैरी का इलाज कराए। इन्होंने तुम्हारे पता पर बहुत इसरार किया तो मैंने तुम्हारा मौजूदा पता बता दिया,
और इन्होंने कहा कि जल्द ही सफारत खाने का आदमी तुमसे मिलेगा और तफसीलात तय कर लेगा। अब तो तुम्हें कोई इतराज़ नहीं है? ये तो इनकी मेहरबानी है इमरान के इन्होंने ऐसा किया। कारमिन हुकूमत की तरफ से इलाज कराने पर मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? हालांकि वहाँ जो कुछ हुआ है इसकी भी तो कारमिन हुकूमत ही ज़िम्मेदार थी। इसे ही इस नुकसान की तलाफ़ी करनी चाहिए। राजा अजीज़ ने कहा, ओके, फिर तुम भी साथ चले जाना, फिर वहीं मुलाकात होगी। वहाँ मुलाकात? क्या मतलब? क्या तुम भी कारबिन जाओगे? जाहिर है, मुझे तो बहरहाल वहाँ जाना ही है ताकि इस रॉक हेड की ताकत का अंदाज़ा कर सकूँ। इमरान प्लीज़ तुम वहाँ मत जाओ, वो लोग बेहद ख़तरनाक हैं। राजा अजीज़ ने इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में कहा, अरे अरे, इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब किसी की नाक ही ना हो तो कौन इसके लिए ख़तरा बन सकता है? इसलिए वो लोग मेरे लिए क्या ख़तरा बन सकेंगे? बहरहाल फिर मुलाकात होगी, खुदा हाफिज़, इमरान ने जवाब दिया और राजा अजीज़ ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। क्या बात हो रही थी? मैरी ने कहा तो राजा अजीज़ ने सारी गुफ्तगू तफसील से बता दी तो मैरी का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। ओह, तो कारबिन हुकूमत को आखिर ख्याल आ ही गया। ये सब इमरान की कोशिशों का नतीजा है। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि आखिर इमरान की हैसियत क्या है। वो रॉल्फ से इस अंदाज में बात कर रहा था कि जैसे इमरान अकेला इस पूरे रेड सिंडिकेट से टकरा सकता है और रॉल्फ को यकीन है कि इमरान के मुकाबले रेड सिंडिकेट शिकस्त खा जाएगा। इधर रेड टाइगर सिंडिकेट ने यहाँ अपने आदमियों को इमरान की हलाकत पर ममूर किया तो वो लोग भी ना सिर्फ नाकाम रहे बल्कि सब ख़त्म हो गए। इधर इमरान के ताल्लुकात इस कदर वसी हैं कि कारमिन जैसे मुल्क का चीफ सेक्रेटरी इसका दोस्त है कि वो इसे सरकारी कोताहियों पर शर्मिंदा कर सकता है। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आखिर इमरान है क्या। राजा ने कहा, तुम्हारा दोस्त भी है और क्लास फेलो भी, और तुम भी इसे नहीं समझ सके? हैरत है, मैरी ने कहा। मुझे तो बस इतना मालूम है कि इसका वालिद बड़े जागीरदारों में से है और फिर वो पाकिस्तान के सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल है और जहाँ तक मैंने सुना है वो इंतहाई बासूल आदमी है और इसने इमरान को निखट्टू करार देकर घर से निकाला हुआ है और इमरान अब अपने एक बावर्ची के साथ एक आम से फ्लैट में रहता है। मैं तो बहरहाल मुल्क से बाहर रहा हूँ, मुझे तफसील का तो इल्म नहीं है, लेकिन जो कुछ अब सामने आ रहा है इससे तो मालूम होता है कि इमरान की दरपर्दा कोई शख्सियत कुछ और ही है। राजा अजीज़ ने कहा, जो कुछ भी है, बहरहाल इसने हम पर एहसान किया है और सुनो, हमें इसके फ्लैट पर जाकर इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैरी ने कहा, हाँ ज़रूर। राजा अजीज़ ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा और फिर एक गाहक के आ जाने की वजह से वो कारोबार में मसरूफ़ हो गया।